जीवन का आधार बेस्ड होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बेसिक रूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहा जाता है। 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मतलब 30 ट्रिलियन का मतलब है 30 लाख करोड़। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो वो उसको बांध के रखते हैं कि वो एकदम कॉइल्ड अप छोटा सा रहे और एक सेल में आ जाए। जितना भी डीएनए है हर एक सेल में से आप निकाल के उसको ऐसे ऐसे लाइन अप करते जाएंगे तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोलर सिस्टम के 2 चक्कर लगा सकें। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। आप दी ललन टॉप की नई सीरीज देख रहे हैं जिसका नाम है साइंस वाला। साइंस वाला में हमने आपसे वादा किया है कि हम हर हफ्ते आपको एक साइंटिस्ट से मिलवाएंगे। साइंटिस्ट में भी कई टाइप के साइंटिस्ट होते हैं। आज हमारे साथ एक मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम है आरोही। आरोही इसके साथ साथ फ्रीलांस साइंस एडिटर और साइंस कम्युनिकेटर भी हैं। मतलब ये साइंस से जुड़े मसलों पर बातचीत करते रहती हैं। तो इनको हमने आज बुलाया है और इनसे हम समझेंगे कि ये क्या करती हैं और इनकी फील्ड क्या है। तो आरोही, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है और मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं? तो सबसे पहले आयुष, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इनवाइट किया है। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस उसके लिए। शुक्रिया। तो मैं एक मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। और तो मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी क्या है, क्या करते हैं हम लोग। तो आप इसको ऐसे समझिए कि मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी 2 सब्जेक्ट्स को मिला के बनी है। बायोलॉजी के 2 सब्जेक्ट्स को मिला के मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड बनी है। एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एक है माइक्रोबायोलॉजी। तो अब एक जैसे हमारी हमारे अर्थ पे 1 से 6 अरब प्रकार के जीव जंतु होते हैं। अब इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ वो जो जिनको हम देख सकते हैं और कुछ वो हैं जो कि जिनको देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो उन सूक्ष्म जीवों को, उन छोटे छोटे जीवों को माइक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। माइक्रो और मतलब छोटा। माइक्रो मतलब छोटा। सूक्ष्म। तो इन माइक्रोब्स की, इन सूक्ष्म जीवों की जो स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहा जाता है। तो माइक्रोब्स में आपके बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस जैसी चीजें आ जाती हैं। उसमें भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन हो जाती हैं। तो अब ये हो गया माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट क्या करता है कि ये वो लोग होते हैं जो किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे वो माइक्रोब है, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी है, किसी भी फॉर्म ऑफ लाइफ के जीवन का आधार वो स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ को वो स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ये होते हैं। अब उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट जोड़ दीजिए। मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट माइक्रोब्स के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं। अच्छा अच्छा। तो ऐसे बायोलॉजिस्ट होते हैं, वो 2 टाइप के होते हैं कि एक होते हैं जो जीवन का आधार पढ़ते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो छोटे जीवन की पढ़ाई करते हैं। तो मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट में जहां तक समझ पाया हूं कि जो सूक्ष्म जीवन का आधार समझने की कोशिश करते हैं उन्हें हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं, और यही मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी है। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक। सही। तो क्या क्या है जीवन का आधार? तो ऐसे तो बड़ा फिलोसफिकल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के या मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही साइंटिफिक वो है कि जीवन का आधार बेस्ड होता है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक बेसिक रूल ऑफ लाइफ में, बेसिक रूल है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, जिसको सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में 3 तरह के मतलब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ आपको ये बताता है कि एक लिविंग सिस्टम में इंफॉर्मेशन का फ्लो, यानी कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो, वो इंफॉर्मेशन जो हमें अपने माँ बाप से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो करती है एक लिविंग सिस्टम में। तो ये बताता है हमें सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, मैं यहाँ पे एक स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। तो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ जो होता है उसमें 3 तरह के बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला तो होता है डीएनए। डीएनए के बारे में आई थिंक मोस्टली लोगों ने सुना होगा आज की डेट में।
किसका एटलीस्ट नाम डीएनए तो। हमारे अंदर? हाँ, तो डीएनए हो गया। हाँ। दूसरा जो बायोमोलिक्यूल होता है उसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। हम्म। और तीसरा होता है प्रोटीन। तो हम्म। किस तरीके से, तो डीएनए में हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो सारी स्टोर होती है। हम्म। वो किस तरीके से वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोटीन तक जाती है, प्रोटीन किस तरह से बनते हैं डीएनए के कोड से, इसी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ बोला जाता है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारी एक वो हुआ करती थी, कैमरा कैमरा के लिए एक रील जो आया करती थी पहले, अभी तो डिजिटल वो हो गया है सब, लेकिन पहले जो रील, तो नेगेटिव फोटोग्राफ जिसे कहा जाता था। हाँ बिल्कुल। तो जो नेगेटिव नेगेटिव फिल्म होती थी वो, हाँ। आप समझ लीजिए कि वो डीएनए है। अच्छा। तो तो जैसे कि जब तक हम वो नेगेटिव फिल्म को डेवलप नहीं कराते थे, तब तक वो वो रील हमारे किसी यूज की नहीं होती थी। तो जी। उसी तरह से डीएनए का अल्टीमेट एम है कि वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो, मतलब प्रोटीन बनाए। तो अगर डीएनए एक फोटोग्राफिक फिल्म है, एक नेगेटिव फिल्म है, तो प्रोटीन को आप फोटोग्राफ कह सकते हैं, और इसी से हमारी लाइफ बन रही है। तो अब ये डीएनए से, इस फोटोग्राफिक फिल्म से में जो भी है नेगेटिव, उसको कैसे कन्वर्ट होता है वो एक प्रोटीन जैसी नुमा फोटोग्राफ में, इसी को ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन जिस तरह से फ्लो करती है, तो एमआरएनए उसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये डिकोड करने का काम जो होता है वो एमआरएनए, मतलब मैसेंजर, इसका नाम ही है मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए की तरह का ही एक बायोमोलिक्यूल होता है, जो कि ये काम करता है कि वो डीएनए से डिकोड करता है जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो इसी को मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसी को सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहा जाता है, और इसी 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 को मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो पढ़ते हैं। अच्छा, आपने बताया कि प्रोटीन बनना होता है बेसिकली, और उसकी शुरुआत होती है डीएनए से, और यही जीवन का मूल सिद्धांत है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो डीएनए का भी जिक्र हम बार बार सुनते हैं, कई बार हमने सुना है। डीएनए हमारे शरीर में कहाँ पे होता है, और मतलब ये क्या होता है, क्या करता है? हम्म। हाँ, तो डीएनए का नाम तो हम हमेशा सुनते हैं, तो होता कहाँ है, तो ये सेल के अंदर होता है। अब जैसे कोशिका। हम कोशिकाओं में होता है। तो अब हमारी बॉडी जो है, अगर एक इंसान की बॉडी देखें, वो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी है। ऑर्गन सिस्टम्स किससे बने, और वही ऑर्गन सिस्टम्स हमको फंक्शनल रखते हैं। जैसे कि ऑर्गन, पैर ऑर्गन्स हैं, है ना? हाँ ऑर्गन्स हैं। और ऑर्गन सिस्टम में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, मतलब जो हार्ट, ब्लड कैसे सर्कुलेट कर रहा है, तो सारा सिस्टम आपका है। और उसके अंदर मतलब वो बना है ऑर्गन्स से मिलके, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज से मिलके, और टिश्यूज जो है वो सेल्स से मिलके बने हैं। सेल्स मतलब कोशिकाओं से मिलके बने हैं। अब कोशिकाओं के अंदर होता है डीएनए। अच्छा, हर कोशिका के अंदर होता है? हर कोशिका के अंदर होता है, और हमारी बॉडी में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, सबके अंदर एक जैसा डीएनए होता है। मतलब एक इंसान के अंदर हम्म। जितने भी सेल्स हैं, सब में एक ही जैसा डीएनए होता है। तो हमें ये बताइए कि डीएनए करता क्या है? तो डीएनए का मेन पर्पस, अब आप किसी 8th क्लास के बच्चे से पूछेंगे कि सेल्स क्या होते हैं, कोशिकाएं क्या होती हैं, तो वो बताएगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अब बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है मतलब कि हमें पता है कि जो लाइफ जो है ओरिजिनेट होती है, तो वो एक सिंगल सेल के फॉर्म में, हम सबकी का जीवन एक सिंगल सेल के फॉर्म में शुरू हुआ था। और वो सेल जो था, फर्टिलाइज्ड एग सेल जो था, उसके अंदर ही डीएनए था जो हमें अपने माता पिता से मिला था। ठीक है। तो अब वो डीएनए का एक ऑब्वियस पर्पस तो ये हो गया कि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, एज अ हेरिडिटरी जेनेटिक मटेरियल वो काम कर रहा है। और दूसरा डीएनए का पर्पस ये है कि वो सेल्स को फंक्शनल रख रहा है।
सेल्स एक कोशिका के अंदर जो भी बहुत सारे केमिकल प्रक्रियाएं हो रही हैं जो हमें फंक्शनल रख रही हैं, तो सेल को जो फंक्शनल रख रहा है वो है डीएनए। तो अच्छा। इस तरीके से तो अब वो दो तरह से फंक्शनल रखता है। एक तो ये हो जाता है कि वो खुद को हर समय मल्टीप्लाई करता रहता है, ठीक है। तो वो संख्या में बढ़ता रहता है क्योंकि सेल्स हमेशा हमारे अंदर मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो वो मल्टीप्लाई करता रहता है, एक फंक्शन, एक तरीका ये हो गया। और दूसरा ये है कि वो प्रोटीन्स को कोड करता है, मतलब प्रोटीन्स को बनाने के इंस्ट्रक्शंस देता है हाँ। सेल को। तो अब यहाँ पे फिर मैं एक स्लाइड शेयर करती हूँ। तो आप सेल को एक वैसे तो सेल बहुत छोटा है, लेकिन आप ये अभी कुछ देर के लिए भूल जाइए कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो। उसको एक बड़ी सी फैक्ट्री कंसिडर करिए, ऐसे इमेजिन करिए कि सेल एक बड़ी सी फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का काम क्या है, प्रोटीन्स को बनाना। तो हमारे बॉडी के जितने सेल्स हैं वो एक फैक्ट्री के जैसे हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज के जैसे हैं जो कि प्रोटीन्स बनाते हैं। अब एक फैक्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले तो दीवारें होंगी, उसकी जमीन होगी, तो वो सब इसमें दीवारें जो होंगी वहां पे एक सिक्योरिटी वाला होगा, और मतलब जो मेन गेट होगा, कई सारे गेट्स हैं इसमें, तो सिक्योरिटी है खुद की, इसकी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, जो रिसेप्शन है, सब कुछ है। प्रोडक्शन टीम है, उसमें बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, जो प्रोटीन जो भी प्रोटीन बन रहा है उसको पैकेज कर रहा है वो डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट ये बने कैसे, मतलब समझ लीजिए कि जितने छोटी छोटी चीजें आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो सब छोटी छोटी मशीनें हैं। मशीनें हैं जो जिनका एम है प्रोटीन्स को बनाना। अब ये जो इस फैक्ट्री का जो सीईओ है वो हेड ऑफिस में बैठता है। अब हेड ऑफिस, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सेंटर में न्यूक्लियस, वो हेड ऑफिस हो गया। अब सीईओ का क्या काम है कि सीईओ के पास ही सारा डीएनए होता है, ठीक है। तो सेल का डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियस जो है वो हेड ऑफिस है सेल का। अच्छा, तो सीईओ का ऑफिस न्यूक्लियस है और वहां पे सीईओ यानी डीएनए अपना बैठा हुआ है। हाँ, डीएनए बैठा हुआ है और वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अब प्रोटीन बनाओ। तो अच्छा। प्रोटीन बनाना चालू कर देते हैं वर्कर्स, जो जितना एक अलग वो है, स्टाफ है जो प्रोटीन ही बना रहा है। तो अब ये सारी जो प्रक्रियाएं हो रही हैं ये सेल के अंदर हो रही हैं। जो अब डीएनए को जैसे आपने इमेजिन किया था कि वो एक कैमरे की रील जैसा है, नेगेटिव फिल्म जैसा है, तो वो सारा चीजें सीईओ के पास है और वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहा है और प्रोटीन्स लगातार बन रहे हैं। तो इस तरीके से, और कौन सी प्रोटीन बनानी है, कब बनानी है, कितनी बनानी है, ये सब इंस्ट्रक्शन जो है वो सीईओ बैठ के दे रहा है क्योंकि उसके पास सारा डीएनए है। ठीक है। और जो प्रोटीन नहीं भी बनानी है तो ये होता है कि जैसे हर समय हर प्रोटीन तो बनेगी नहीं, तमाम तरह के प्रोटीन है हमारी बॉडी में। तो जब कोई प्रोटीन नहीं भी बन रही है तो वो सीईओ को पता होता है कि अब ये प्रोटीन हमें नहीं बनानी है, ये प्रोटीन अब हमें बनानी है। हाँ, तो इस तरीके से मतलब ये सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस हमारे सेल में चलते रहते हैं और डीएनए का मेन पर्पस फिर यही हो गया कि वो हर समय प्रोटीन बना रहा है। प्रोटीन क्यों बनाना है, हमें ये बताइए। प्रोटीन क्यों चाहिए हमें, क्या क्या करते हैं हम प्रोटीन से? तो प्रोटीन मतलब हम सेल क्या करता है प्रोटीन से? हाँ, सेल क्या करता है प्रोटीन? क्योंकि दो तरह की चीजें हो गई। एक प्रोटीन हो गई जो हम मतलब हमारे सेल्स बना रहे हैं लगातार, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस चल रहा है, और एक प्रोटीन हो गई जो हम खाने से भी लेते हैं। तो वो दो अलग पॉइंट्स हो गए। तो सेल के अंदर की बात करते हैं। तो सेल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो एक तो मतलब उसके मल्टीपल फंक्शन, मतलब एक ह्यूमन बॉडी में करीबन 80,000 से, मतलब अभी एग्जैक्ट नंबर हम किसी को नहीं पता है, बट 80,000 से लेके 4 लाख
तक के प्रोटीन्स, टाइप ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में होते हैं। तो और सबका डिफरेंट 80,000 से 4 लाख प्रकार के प्रोटीन्स हमारी प्रोटीन्स बॉडी हैं में। हमारी body में। तो और सबका अलग अलग फंक्शन है। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो बना रहे हैं सेल, बहुत सारे प्रोटीन सेल ये जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर ही यूटिलाइज हो जा रहे हैं। मतलब कि जो सेल नुमा फैक्ट्री है आपकी, उसकी दीवारें बन रही हैं किसी से, तो वो दीवारें बन रही हैं, उसमें प्रोटीन्स हैं, उसमें शुगर्स हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसके अंदर। तो वो हो गया तो मतलब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चरल वो यूनिट हो गई प्रोटीन एक, कि वो और जितने मशीन्स हैं वो भी, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन यूज हो रही है। कुछ होते हैं जो रेगुलेट करते हैं, कुछ प्रोटीन्स रेगुलेट करती हैं हर प्रोसेस को, जैसे कि जो बताया मैंने कि डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से डिकोड हुआ एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन में, तो ये पूरा रेगुलेटेड प्रोसेस होता है। तो हर एक स्टेप पे बहुत सारी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो इसको कर रही हैं। तो वो रेगुलेशन का काम हो गया प्रोटीन का। और बहुत सारे इवन यहाँ तक कि जो आपका डीएनए है, जो सीईओ है सेल का, उसको जो इंस्ट्रक्शन, उसको उसके ऊपर भी एक कोई बैठा है फैक्ट्री का मालिक, जो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोटीन है वो, जो प्रोटीन, कुछ प्रोटीन्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अब तुम्हें ये प्रोटीन ये पर्टिकुलर प्रोटीन बनवानी है। तो मतलब सब सर्कल है, पूरा सर्कल ऑफ लाइफ जैसा घूम रहा है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो सेल से बाहर, ये तो सेल के अंदर का हो गया, कुछ प्रोटीन सेल से बाहर निकलते हैं, गेट्स, जो फैक्ट्री में गेट्स हैं उनके थ्रू निकले, और फिर वो और भी प्रोसेस, जैसे कि कुछ जैसे हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं कुछ। अच्छा। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स मतलब कि जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं जो कि उसको रेगुलेट कर रही हैं। तो बहुत तरह के काम करते हैं प्रोटीन्स। अच्छा, आपने बताया कि सेल्स के अंदर प्रोटीन बनते हैं डीएनए के साथ, तो फिर हम ये भी सुनते हैं कि हम खाने से भी कुछ प्रोटीन्स मिलते हैं। तो जब हमारे सेल्स के अंदर ही बनना है तो हम फिर खाने से कौन से प्रोटीन्स लेते हैं, क्यों लेते हैं? हाँ, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये बात तो सही है कि कॉन्स्टेंटली हमारे सेल्स में प्रोटीन्स बन रहे हैं और बहुत प्रोटीन बन रहे हैं, तो हमें जरूरत क्या है? तो अब प्रोटीन जो बन रहे हैं, आप ऐसा समझिए कि एक मोतियों की माला है प्रोटीन का। अगर हम वेगली थोड़ा सा समझें प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, तो वो एक मोतियों की माला है, उसमें अलग अलग मोती अलग अलग चीज के बने हैं। उस चीज में हम अभी नहीं जाते हैं कि वो भी एक मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे बना है, तो एक चेन बन गई, एक माला बन गई। अब हर तमाम तरह के मोती हैं आपके पास, जिनको जोड़ के आप प्रोटीन बना रहे हैं। लेकिन कुछ मोती ऐसे हैं जो हमें बाहर से चाहिए होते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं बना सकता। तो अच्छा। उन मोतियों को या फिर कम अमाउंट में बना सकता है। मतलब हमारे पास वो मोती कम अमाउंट में है, तो हम उनको आउटसोर्स करते हैं फिर, कि ये सेल्स आउटसोर्स करते हैं कि हमें, मतलब जब हम प्रोटीन का कुछ भी प्रोटीन सोर्स हम खाने के थ्रू लेते हैं, तो वो बेसिकली हमारी बॉडी उसको तोड़ देती है उन मोतियों के फॉर्म में, और फिर वो मोती यूटिलाइज होते हैं कि जो कमी हो रही है सेल के अंदर, वो और प्रोटीन में बन जाता है। तो वो उस कमी को पूरा करते हैं बेसिकली। अच्छा, आपने हमें सेल के बारे में बताया और उसके अंदर तो आपने हमें एक दिखाया फैक्ट्री नुमा स्ट्रक्चर और उसका काम पूरा। तो कितना छोटा होता है एक सेल और कितने सेल्स होते हैं ऐसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी में अगर मान लें तो? कितने छोटे होते हैं इसका मतलब कि सेल जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। सबसे पहले तो टाइप के अकॉर्डिंग ही साइज भी मैटर करता है, कि उसका टाइप मतलब कि उसका रोल क्या है उस पर मैटर करता है कि उसका साइज क्या है। जैसे कि एक जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है, वो वो बहुत छोटा होता है। वो मतलब समझ लीजिए कि 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर का मतलब है
कि 1 माइक्रोमीटर का मतलब है कि सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा। तो तो अगर 100 माइक्रोमीटर कोई चीज है तो आप सोच लीजिए कि कितनी छोटी होगी। 1 माइक्रोमीटर का मतलब है सेंटीमीटर का 10,000वां हिस्सा। ठीक है, तो हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है वो 100 माइक्रोमीटर का होता है। वो क्यों इतना छोटा था? क्योंकि उसको हमारी जो वेन्स हैं उनमें से जाना होता है, पतली सकरी गलियों से जाना होता है, तो वो उतना छोटा सा होता है। जो हमारे नर्व सेल्स हैं, नर्व सेल का काम क्या है कि वो ट्रांसमिट करेंगे जो भी न्यूरोनल इंफॉर्मेशन है, तो वो लंबे होते हैं। उनकी मोटाई तो मतलब 10 माइक्रोमीटर होती है, इतनी पतली होती है, 10 माइक्रोमीटर। अच्छा। लेकिन लंबाई उसकी 1 मीटर तक किसी किसी नर्व सेल की चली जाती है। तो बहुत बड़ा रेंज है। ऐसे ऑन एन एवरेज 5 से 150 माइक्रोमीटर तक का होता है ह्यूमन सेल्स की अगर हम बात करें, अलग अलग सेल्स का। बट बहुत बड़ी रेंज है। और कितने सेल्स हैं? हाँ, सॉरी, कितने सेल्स होंगे हमारे शरीर में करीब? सेल्स का ये 30 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। मतलब 30 ट्रिलियन का मतलब है 30 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। मतलब कि 30 30 लाख करोड़। से 12 जीरो जोड़ दीजिए तो उतने ट्रिलियन सेल्स। जीरो, ये एक बड़ा सवाल भी है। तो 1 लाख करोड़ होता है एक ट्रिलियन बेसिकली। हाँ, तो 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़। और डीएनए डीएनए कितना बड़ा होता है जो सेल के अंदर होता है? तो डीएनए जो है ऐसे सेल के अंदर जिस फॉर्म में रहता है तो वो 6 माइक्रोमीटर मतलब होता है। 6 माइक्रोमीटर मतलब फिर से वही, 1 माइक्रोमीटर मतलब 10,000वां हिस्सा सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर का। तो 6 माइक्रोमीटर का है। वो कैसे है? क्योंकि अगर आप एक सेल में से एक डीएनए को बाहर खींचें और उसको लंबा खींचते जाएं, मतलब उसको आप सीधा सीधा करते जाएं, क्योंकि वो बहुत ही कॉइल्ड अप, जैसे कि मान लीजिए कि ये है हाँ। ये फोन। ठीक है, ये आपका डीएनए, डीएनए इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो जब आप इसको, अब ये तार है, इसको आप रोल करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये छोटा होता जा रहा है, हाँ होता जा रहा है ना। तो हाँ ये हाँ साइज छोटा होता जा रहा है, हाँ। इसकी लेंथ छोटी होती जा रही है, ये रोल होता जा रहा है। तो इतना टाइटली वो कॉइल्ड होता है कि वो 6 माइक्रोमीटर साइज हो जाता है उसका सेल के अंदर। लेकिन अगर हम इसको खोल दें तो ये 2 मीटर लेंथ होता है 2 मीटर? एक सेल के अंदर। तो एक दो, डीएनए 2 मीटर? इतना डीपली कॉइल्ड होता है। और यहाँ पे भी फिर से एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको इतनी टाइटली कॉइल करने में प्रोटीन्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो वो उसको बांध के रखते हैं कि वो एकदम कॉइल्ड अप छोटा सा रहे और एक सेल में आ जाए। और मतलब आप सोचिए कि जब आपके बॉडी में 30 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो और हर एक सेल में 2 मीटर जितना लंबा डीएनए है, तो एक हाइपोथेटिकल वो कहा जाता है, बड़ा मजेदार वो है एक बात कि अगर आप एक इंसान के शरीर में जितना भी डीएनए है, हर एक सेल में से आप निकाल के उसको ऐसे ऐसे लाइन अप करते जाएंगे, तो वो इतना बड़ा हो जाएगा कि आप सोलर सिस्टम के 2 चक्कर लगा सकें। तो ये हाइपोथेटिकल है, बट अगर आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो शायद आप वहां तक पहुंच भी जाएं। बिल्कुल। अच्छा, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनी हैं, मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, तो आपने पीएचडी की है। आप जरा हमें अपनी पीएचडी के बारे में बताइए कि आपने किस चीज़ पर पीएचडी की है? हाँ, तो मेरी पीएचडी एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में थी। तो मैंने मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी एग्रीकल्चर के फील्ड में की। और तो यहाँ पे थोड़ा सा हम अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो ह्यूमन बॉडी पे फोकस था। तो थोड़ा सा फोकस चेंज करते हैं अपना। तो उसके लिए मैं बहुत ही एक बेसिक कुछ पहले इंफॉर्मेशन दूंगी, फिर मैं अपने पीएचडी के टॉपिक पे आऊंगी कि मैंने क्या किया। तो एक वो होता है, एक
प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही सीवियर, उसका नाम है प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, ठीक है। ये बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम है, ये एक पेस्ट है, मतलब कि ये पौधों को नुकसान पहुंचाता है, और ये बहुत सीवियर प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि नेमेटोड क्या है, क्योंकि मेरी पीएचडी इसी के अराउंड है, तो हम पहले समझते हैं कि नेमेटोड क्या है। तो आपने पेट के कीड़ों के बारे में सुना होगा। तो जी। तो पेट के कीड़े जो होते हैं वो बहुत तरह के पेट के कीड़े हो सकते हैं वैसे तो, और टेक्निकली कीड़े कहना भी उनको गलत है, क्योंकि वो डिफरेंट एक अलग तरह के जीव होते हैं, अलग अलग तरह के जीव होते हैं जो पेट के कीड़े, उनको एक ब्रॉड टर्म कह दिया जाता है। तो एक तरह का पेट का कीड़ा होता है, ये बहुत कॉमन है, छोटे बच्चों में आपने सुना होगा पेट में कीड़े हो गए हैं, तो वो एक तरह का पेट का कीड़ा जो बहुत कॉमन है वो है एस्करीज। तो ये जो एस्करीज है वो एक तरह का नेमेटोड है, ठीक अच्छा। है। हाँ। तो ये हम एनिमल पैरासिटिक नेमेटोड की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो एक तरह का नेमेटोड है ये एस्करीज, जो कि एक पेट का कीड़ा है। नेमेटोड को हम राउंड वर्म भी कहते हैं, और हिंदी में इसको सूत्रकृमि भी बोला जाता है। ठीक। अब जो अब ये करता क्या है, कोई भी पेट का कीड़ा क्या करता है, न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन ले लेता है ना, जिसके अंदर भी, जिसके पेट में भी कीड़े होंगे, वो कुछ भी खा रहा है, उसका सारा न्यूट्रिशन जो है उसकी बॉडी को लग नहीं रहा है, वो सारा ये कीड़े कीड़े खा जा रहे हैं न्यूट्रिशन, तो वो मैलनरिश्ड हो जाता है वो पर्सन। तो ये मतलब नुकसान करते हैं एनिमल्स को। ठीक उसी तरह प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स होते हैं। अच्छा। मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं पादप परजीवी सूत्रकृमि, मतलब कि ये प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये इतनी बड़ी एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम है कि आप इसी से इमेजिन कर लीजिए कि अक्रॉस द वर्ल्ड $90 बिलियन, यानी कि 68,000 करोड़ रुपए मूल्य की फसलों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और भारत में ये 300 करोड़ रुपए तक की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये पर ईयर का डेटा मैं आपको बता रही हूँ। तो पर ईयर 300 करोड़ रुपए का नुकसान केवल इंडिया में होता है प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स के कारण। और कुछ नेमेटोड्स जो होते हैं उसमें प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स में बहुत तरह के नेमेटोड्स होते हैं। कुछ जो हैं वो पत्तियों को खाते हैं, कुछ स्टेम को खाते हैं, टहनी को खाते हैं पौधों की। कुछ जो है वो जड़ों को खाते हैं। अब जड़ों को खा रहा है कोई, अगर कोई अंदर घुसते हैं जड़ों में और जड़ों को खाने लग जाते हैं। अब जड़ों को ये अंदर से खोखला कर देते हैं। जड़ों से ही तो हमें प्लांट को सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पानी के थ्रू सारे मिनरल्स जा रहे हैं, सब कुछ जड़ों के थ्रू ही तो हो रहा है। अब जड़ें ही जब खोखली हो जाती हैं तो प्लांट जो है वो बचता नहीं है, या तो फिर वो अगर है भी तो फिर वो फ्रूट्स प्रॉपरली नहीं दे पाएगा, और बहुत बहुत नुकसान हो जाता है। तो अब जो प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स होते हैं उनको ट्रेडिशनली हम कंट्रोल करते थे केमिकल निमाटिसाइड से। केमिकल निमाटिसाइड्स मतलब कि वो पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड जो नेमाटोड्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। तो केमिकल निमाटिसाइड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, मतलब वो हमारी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हैं, एनवायरनमेंट की हेल्थ के लिए नहीं अच्छे हैं। बहुत जगह उसको बैन कर दिया गया, बहुत सारी कंट्रीज में बैन है। तो एक ऑल्टरनेटिव, अच्छा सेफर ऑल्टरनेटिव होता है बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट क्या होता है, जैसे कि जो केमिकल पेस्टिसाइड ना यूज करके अगर हम किसी बायोलॉजिकल सिस्टम को ही यूज कर लें, कोई किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम यूज कर लें उसको कंट्रोल करने के लिए, तो उसको बायो कंट्रोल एजेंट कहा जाता है। तो वो कोई कीड़ा हो सकता है जो कि नेमेटोड्स को खा रहा हो, या फिर वो कोई फंगस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे वो अब लेडी बग का नाम सुना
होगा। तो लेडी बग जो है एक ऐसा कीड़ा होता है जो जो दूसरे कीड़ों को खाता है, मतलब दूसरे कीड़ों मतलब जो नुकसान करते हैं कीड़े उनको खाता है। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है। तो उसी तरह से मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया पे काम किया जो कि नेमेटोड्स को कंट्रोल करता है। तो अच्छा। ये बैक्टीरिया मिट्टी में ही पाया जाता है और ये मिट्टी का नेमेटोड का एक नेचुरल एनिमी है, नेचुरली वो पाया जाता है। दोस्त। हाँ, तो तो ये कंट्रोल करता है। इसी पे मेरी पीएचडी थी। फिर से यहाँ पे एक स्लाइड मैं शेयर करूंगी। तो ये एक आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो एक नेमेटोड है, प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड, जिसपे ये जो छोटे छोटे आपको चीजें दिख रही हैं, ये वो बैक्टीरिया है जिसपे मैंने काम किया। इसका नाम है पेस्चूरिया। तो पेस्चूरिया जो है वो ये नेमेटोड का क्यूटिकल कहते हैं इसको, मतलब समझ लीजिए कि ये नेमेटोड की स्किन है। आप इसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा है ये। तो नेमेटोड की जो स्किन है उस पे ये चिपकता है और उसके अंदर जाके ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने लगता है, अपनी संख्या बढ़ाने लगता है और फिर वो उसको अंदर से वो खोखला कर देता है, उसका सारा न्यूट्रिशन ले लेता है ये बैक्टीरिया और उसको मार देता है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि ये बैक्टीरिया जो है एक समस्या, तो ये बहुत ही अच्छा बायो कंट्रोल एजेंट है अगेंस्ट नेमेटोड्स। बट प्रॉब्लम ये है कि मिट्टी में जो है नेमेटोड्स बहुत ही मिक्स्ड प्रजातियों के हैं, बहुत सारी प्रजातियों के नेमेटोड। किसी भी एक छोटी सी जगह का आप सॉइल सैंपल ले लीजिए, वहाँ पे बहुत तरह के नेमेटोड्स पाए हैं। तो अगर हम इसको डाल रहे हैं तो वो कुछ प्रजातियों के नेमेटोड को तो मारेगा लेकिन सबको नहीं मारेगा। तो और वो करता कैसे है, मतलब क्यों इतना स्पेसिफिक है, क्योंकि वो चिपकता कुछ ही नेमेटोड्स पे है, जस्ट जो मैंने बताया कि उसकी स्किन पे जाके चिपकता है फिर अंदर घुसता है, तो वो स्किन पे ही नहीं चिपक पाता है बहुत सारे। तो मैंने जो मेरी पीएचडी इसी के अराउंड थी कि ये जो बैक्टीरिया है पेस्चूरिया नाम का, उसमें उसके सेल पे ऐसा क्या है जो उसको किसी स्पेसिफिक नेमेटोड से ही चिपका रहा है। तो इसके अराउंड था। तो इसमें इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी हुई कि प्रोटीन्स कौन कौन से प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, उनके पीछे कौन सी जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इस तरह की स्टडी हुई थी। तो ये काफी फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये इससे ये हमें मदद मिल रही है कि हम ये समझ पाए कि इस बैक्टीरिया को हम और बेहतर तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं और बेहतर कैसे बना सकते हैं कि ये ज्यादा प्रजातियों के नेमेटोड्स को कंट्रोल कर सके। तो इसी के अराउंड थी जी। आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बता सकती हैं, आप कहाँ से हैं और फिर आपने कहाँ पढ़ाई की, ग्रेजुएशन और फिर पीएचडी कहाँ, और फिर इसके बारे में अभी जहाँ पे आप हैं। हाँ, तो मैं बेसिकली जौनपुर उत्तर प्रदेश में जौनपुर से हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग काफ़ी 7th क्लास तक मैंने कोटा से की थी, कोटा राजस्थान। उसके बाद फिर मैंने अपना इंटीग्रेट 10th 12th मैंने जौनपुर से किया। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज सब्जेक्ट, मतलब मैंने सब्जेक्ट 7th के बाद कोटा जाते हैं, आप 7th के बाद कोटा से लौट आई जौनपुर। वो इसलिए कि मेरे फादर वहाँ पे काम करते थे। अच्छा। फिर उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर ले लिया तो हम लोग आ गए। जौनपुर ही, घर तो जौनपुर ही है, तो तरीके से आ गए। बट तो हाँ, ये रहा मेरे साथ। फिर उसके बाद फिर 12th मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से की। फिर उसके बाद मैंने इंटीग्रेटेड एमएससी किया माइक्रोबायोलॉजी में, जो मैंने इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से किया। और उसके दौरान फिर मैंने एमएससी के दौरान जैसे लास्ट सेमेस्टर में मैंने नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में जो है वहाँ से मैंने अपना डिसर्टेशन किया, तो वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद मैंने इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली मैंने 1 साल काम किया एज रिसर्च फेलो।
और उसके उस दौरान वहाँ जब मैं काम कर रही थी, उसी दौरान मुझे एक ये आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की एक पीएचडी फेलोशिप ऑफर हुई, इंटरनेशनल आईसीआर इंटरनेशनल फेलोशिप कहते हैं उसको। तो वो फिर वो उसके थ्रू फिर मैं यूनाइटेड किंगडम में यूनिवर्सिटी ऑफ हर्टफोर्डशायर है, वहाँ से मैंने अपनी पीएचडी की। पीएचडी के दौरान मैंने विजिटिंग लेक्चरशिप भी यूनिवर्सिटी में किया, और उसके पीएचडी फिनिश होने के 2 साल बाद मैंने विजिटिंग लेक्चरशिप अपनी 2 साल बाद तक कंटिन्यू रखी थी। और उस दौरान मैंने साइंस एडिटिंग भी की, साइंस का मतलब साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होते हैं, जो जर्नल में हम सुनते हैं, पेपर्स छपते हैं, तो उनकी एडिटिंग करने की, और साथ ही साथ मैंने साइंस कम्युनिकेशन कुछ का एक प्लेटफॉर्म स्टैब्लिश किया। तो अभी करेंटली मैं अभी रिसेंटली मैं आई हूँ इंडिया वापस, और बस अभी मैं पुणे में बेस्ड हूँ। तो और मतलब मैं साइंस एडिटिंग वाला अपना काम कंटिन्यू कर रही हूँ, और यही चल रहा है, और साइंस कम्युनिकेशन साथ में चल रहा है। आपने बताया कि आप साइंस कम्युनिकेशन में हैं और साइंसी सूप नाम का एक प्लेटफॉर्म भी आप चलाती हैं। तो आपने पीएचडी के बाद साइंस कम्युनिकेशन क्यों चुना, और क्यों साइंस जानना ज़रूरी है, आपको ऐसा क्यों लगता है, और क्यों आप ऐसा कर रही हैं? तो जब मैं पीएचडी कर रही थी तो मतलब मैं बहुत फैसिनेटेड रहती थी अपने प्रोजेक्ट को लेके, और मैं और लोगों का भी सुनती थी। ऑब्वियसली मैं साइंस पढ़ रही थी तो मेरा फैसिनेटेड होना ऑब्वियस था, लेकिन मैं जब और मेरी शुरू से ये वो थी कि मैं चाहती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो एक्सप्लेन करूँ लोगों को, क्योंकि वो इतना फैसिनेटिंग था कि मुझे मुझे मन था कि मैं उसको कम्युनिकेट कर पाऊँ दूसरों को। तो मैं जैसे ऐसे ही घर में डिस्कस करती थी, मम्मी को अपने फोन पे बताती थी कि किस तरह से हुआ, या तो और भी जो कोई मिलता था मैं अपना साइंस बताती रहती थी उनको। लेकिन मैंने ये रियलाइज किया कि मे बी वो लोग मतलब उतने इंटरेस्टेड नहीं है। तो फिर मैंने ट्राई किया, मतलब सबको समझ में आ रहा है, समझ में तो नहीं आएगा, मैं टेक्निकल अगर वो बोलूंगी, मैं बहुत बेसिक, मैं बस, लेकिन वो इसलिए खुश हो रहे हैं कि हाँ मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, बस हम्म, वो इसी में खुश हैं। हम्म, अब ये तो पेरेंट्स की बात होगी, लेकिन अगर मैं किसी और से डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे एक वहां पे लैग लगता था कि सिर्फ मेरे प्रोजेक्ट के डिस्कशन की बात नहीं है, कोई भी साइंस का टॉपिक अगर मैं उठा लूँ और मैं उस पर डिस्कशन करने लगूँ तो लोगों में लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखता था मुझे। और उसके साथ ही अ, बहुत ज़्यादा मिथ्स, मिसबिलीव्स, मिस इन्फॉर्मेशन, कोई भी जनरल टॉपिक को लेके, मतलब मुझे कंसर्न ज़्यादा होता था जब वो कोई बहुत ही बेसिक टॉपिक आ जाता था, जैसे कि खाने पीने से रिलेटेड कोई टॉपिक आ जाता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना, बहुत सारे मिसबिलीव्स, हेल्थ से रिलेटेड कोई टॉपिक जब आता था, तो वो चीज़ मुझे बहुत वो करती थी। उसके बाद फिर मैंने और मुझे मज़ा बहुत आता था साइंस एक्सप्लेन करने में, तो फिर मैंने ये सोचा कि लाइफ में, तो खैर अभी एक चीज तो मैंने ये डिसाइड की कि मुझे साइंस कम्युनिकेशन स्टार्ट करना है कुछ किसी तरह से। जितने तरह का साइंस, मैंने बहुत सारे लोगों को मतलब इंटरनेट पे सर्च शुरू किया, क्योंकि नॉट मतलब सभी लोग साइंस कम्युनिकेशन में बहुत कम लोग हैं। तो मैंने ट्विटर पे लोगों को फॉलो किया, देखा, तो फिर मैंने वहां पे भी एक मुझे लैग ये लगा कि जो ज्यादातर लोग जो साइंस कम्युनिकेट कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा टेक्निकल टेक्निकल वे में कर रहे हैं, टेक्निकल जार्गन्स यूज करके कर रहे हैं। उनका मेन एम ये नहीं है कि पब्लिक उस चीज को समझे, बस उनका समहाउ मुझे वहां पे थोड़ा कुछ लैगिंग लगा कि इसको और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। और जो टॉपिक्स वो लोग सेलेक्ट करते हैं, ज्यादातर लोग जो है साइंटिस्ट एज ए साइंटिस्ट काम करते हुए साइंस कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर कोई साइंस कम्युनिकेटर की तरह काम कर रहा है तो वो एज ए साइंटिस्ट काम कर रहा है किसी लैब में, और वो कर रहा है। तो अब वो जब साइंस कम्युनिकेट करेगा तो वो उसका दायरा जो है वो उसी के रिसर्च के अराउंड होगा। तो मे बी वो है तो
बहुत फैसिनेटिंग टॉपिक ऑफ रिसर्च, लेकिन वो डायरेक्टली पब्लिक को नहीं कम्युनिकेट हो पा रही है, या फिर तो वहां पे मुझे लगता था कि कोई बहुत बेसिक जो टॉपिक्स हैं उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत है। तो वो मैंने शुरू किया, एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें जैसे कि ऑयल, जो हम रिफाइंड ऑयल, हम आपने शायद सुना हो कि रिफाइंड ऑयल बहुत बार हमें गर्म नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए कि नहीं नहीं करना चाहिए, इस पे बहस होती है। तो इस तरह के टॉपिक्स लिए उसके पीछे का साइंस निकाला, जिससे अभी कल को अगर मेरी मम्मी कहती है कि ऑयल नहीं रीयूज करना चाहिए, तो मेरे पास एक पॉइंट रहे कहने को कि क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए, कोई भी बात इस तरह की। तो इस तरीके से वो शुरू हुआ, तो फिर साइंसी सूप इस तरह से रम गई। चलिए, वैज्ञानिक चेतना का ये काफिला यूं ही बढ़ता चले और ये सिलसिला भी बढ़ता रहे, इसलिए साइंस वाला का ये एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। आरोही, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और दर्शकों ने जो समय निकाला, आपको कितनी बात समझ में आई, कितनी नहीं आई, क्या आप और समझना चाहेंगे, किसे बुलाना चाहेंगे, ये सब हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं, या आप हमें कुछ लंबा लिखना है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं lallantopscience@gmail.com पर। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।